अस्सलामुअलैकुम। बेटा, हमने अपने पास लास्ट क्लास के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए थे और उसी अंदाज से बिल्कुल करते जा रहे थे। हमने अपने पास लास्ट मेरे ख्याल में 2 ईयर्स के फार्मूला सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे पास पेपर्स में से। हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। सही है? अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। अच्छा भाई, तो हमने मेरे ख्याल में 2017 तक के क्वेश्चंस किए थे। 2015 भी हमने कर लिया था। हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। 2017 भी हो चुका है, 2015 भी हो चुका है। 2019 मैंने नहीं कराया। 2019 आप लोग खुद करिएगा। अच्छा, उसके आगे हम चलते हैं, 2014 पर चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ईयर हमारे पास है 2014। जरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, गौर के साथ समझिए कि क्या बताया जा रहा है। कह रहे हैं कंबस्शन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो मेन कंपाउंड है उसका मास गिवन है 0.5 ग्राम। मैं लिख लूं यहाँ पे मास 0.5 ग्राम्स, ताकि हमें फिर फोन देखने की जरूरत ना पड़े। हाइड्रोकार्बन है जो प्रोड्यूस करता है 1.515 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो 1.515 ग्राम्स प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स गुड। आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है 0.77 ग्राम्स ऑफ H2O, तो वाटर कितना जनरेट हुआ? 0.77 ग्राम्स। फिर कहा जा रहा है इफ द मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना होगा लाजमी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मालूम करना है। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 58, मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं मैं, कंपाउंड का क्या है? 58 AMU है। तो अब हमें मालूम करना है क्या? हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात सिंपल सी है, स्टेप्स है। क्वेश्चन अपने स्टार्टअप से, बिल्कुल स्टार्ट से क्वेश्चन को चलना है हमारे पास इस वक्त ये, तो हम बिल्कुल स्टार्ट पर से लेके चलेंगे इसको। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो होता है, जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें मालूम करना होता है मास। पहला स्टेप, मास ऑफ एलिमेंट। यही होता है हमारा सबसे पहला स्टेप, कि हमें जिस भी एलिमेंट के बारे में बात करनी है उस एलिमेंट का मास हमें कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है? उस एलिमेंट का हमें मास कैलकुलेट करना होता है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे ना, हम बल्कि 3 नहीं, हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। तो यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो मास ऑफ एलिमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले हम मालूम करेंगे मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन, और आप सब जानते हैं इस बारे में कि किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करते हैं तो उसी एलिमेंट का 1 मोल ऊपर रखते हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन को रखा। ये एलिमेंट, ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमारे पास गिवन डाटा के हिसाब से कंपाउंड्स हैं, किस कंपाउंड में पाया जा रहा है? तो लाजमी बात है, नजर आ रहा है कार्बन पाया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जिस कंपाउंड में पाया जा रहा है उसका भी 1 मोल रखेंगे, और जिस कंपाउंड में पाया जा रहा है उसी के मास से मल्टीप्लाई करा दो, मास ऑफ CO। कहानी यहां तक बराबर हो जाएगी। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन होता है बेटा 12, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपके पास 44, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है 1.515। अब जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने निकाला अपने पास, इन दिस सेंस कैलकुलेशन में हमने डिवाइड कराया 12 डिवाइड बाय 44, इट विल बिकम द 0.272727। इसे जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 1.515 से, तो मेरे पास आंसर आया 0.413। विल गेट एन आंसर व्हिच इज 0.413, 0.413 ग्राम्स मास ऑफ कार्बन। आ गया भाई मास ऑफ कार्बन। अब अगला मास किसका कैलकुलेट करेंगे? क्या ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे? लेकिन आपको याद है
सबसे पहले जब मैं करा रहा था मैंने पॉइंट लिखवाया था और पहले पॉइंट में ही ये बात कही थी कि मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकालते। तो अगला मास लाजमी बात है किसका होगा, अगला मास होगा मास ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में भी हमें सब कुछ सेम रखना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए 1 मोल नहीं, कितने मोल्स रखते हैं बेटा, 2 मोल्स रखते हैं। तो आपने रखे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1 मोल। हाइड्रोजन किस में पाया जा रहा है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है, वाटर में पाया जा रहा है। 1 मोल ऑफ H2O वाटर में पाया जा रहा है, मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, मास ऑफ H2O। बात खत्म। वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं सबसे पहले। 2 मोल्स ऑफ H की वैल्यू क्या होगी 2, 1 मोल ऑफ H2O 18 मल्टीप्लाई मास ऑफ H2O कितना है 0.77। कितना है भाई 0.77। आओ जरा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने डिवाइड कराया 2 डिवाइड बाय 18, आंसर आया 0.1111 और फिर मैंने इसे मल्टीप्लाई करा दिया 0.77 से, तो मेरे पास आंसर आया 0.085। तो मास ऑफ हाइड्रोजन आया 0.085 ग्राम्स, 0.085 ग्राम्स। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, मास आपका मुकम्मल हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज की तरफ चलते हैं जरा। यहां तक आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा लाजमी तौर पे, मैं इसको रब कर रहा हूं। फिर अगर आपने कॉपी नहीं किया था तो वीडियो को पीछे ले जाइएगा, स्टॉप करके कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमें चलना है अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, हमें चलना है अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। और सेकंड स्टेप होता है बेटा हमेशा परसेंटेज का। तो हमें अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है अपने इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की। तो हमारा स्टेप नंबर कहलाएगा ये 2 और हम यहां लिख लेंगे अपने पास परसेंटेज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है अपने पास। आइए जरा आगे लेके चलते हैं इस चीज को। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भैया, परसेंटेज भी ऐसी निकलेंगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कैसे, जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो उसके मास को ओरिजिनल कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड यानी कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन था इससे डिवाइड कराओ और मल्टीप्लाई करा दो 100 से। यही था पॉइंट हमारा। मास ऑफ कार्बन, देखो मैं बिल्कुल माजरत मैं भूल गया, मैंने रब कर दिया। मास ऑफ कार्बन कितना आया था, मास ऑफ हाइड्रोजन में लिख लूं यहां पर पहले। हाइड्रोजन आया था 0.085। अच्छा मैं उसका भी कैलकुलेट कर लेता हूं। हमने रखा 12 डिवाइड किया 44 से और फिर मल्टीप्लाई करा दिया 1.515 से। तो आंसर आया था कार्बन के लिए 0.413। तो मास ऑफ कार्बन आया था 0.413 डिवाइड कराया 0.5 से, मल्टीप्लाई कराया 100 से। आओ जरा देख लेते हैं जल्दी से। मैंने लिखा 0.413 डिवाइड कराया मैंने 0.5 से और फिर मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 100 से। आंसर आया 82.6%। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया इस वक्त, मैंने परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैंने इन दोनों को डिवाइड कराया और 100 से मल्टीप्लाई कराया। सो वील गेट एन आंसर व्हिच इज द 82.6%। 82.6% आंसर आ गया। ये आ गई परसेंटेज ऑफ कार्बन। सही। आओ फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्या ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालते हैं, वो आखिर में देखेंगे। अगर दोनों की मिलाकर 100 हो गई तो सही है, अगर नहीं हुई तो ऑक्सीजन की भी कैलकुलेट होगी। हमें क्या रखना है, हमें रखना है मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड।
मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या था 0.085, 0.085 डिवाइड कराया ओरिजिनल कंपाउंड 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। रख लेते हैं भाई जरा 0.085 को डिवाइड कराया 0.5 से और फिर मल्टीप्लाई करा दिया 100 से, आंसर आ गया 17। क्या आंसर आ गया भाई 17 आ गया। अब ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ चुकी है। अब जरा देख लेते हैं, ये है 82.6 जो कि राउंड ऑफ करके 83 बन सकता है, मैं इसे कह सकता हूँ। देख लेते हैं 82.6 प्लस कराया 17, इट विल बिकम द 99.6। 99.6 बन रहा है, इसका मतलब टोटली 100 है। इसके अलावा तीसरा कोई सब्सटेंस यानी कि ऑक्सीजन इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि इन दोनों को सम अप करके आप 100 पहुंच चुके हैं। राउंड ऑफ करूं तो ये 100 है, 82.6 83 बन जाएगा, तो आपके पास ये राउंड ऑफ के बाद 100 है, तो इसका मतलब 100 हो चुका है। और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में तीसरी किसी और चीज की परसेंटेज कैलकुलेट नहीं की जाएगी। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा लाजमी तौर पर। मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, हम अपने थर्ड स्टेप की जानिब चलेंगे। और थर्ड स्टेप क्या होता है, परसेंटेज के बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, लाजमी बात है आपको पता है ये बात कि हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेशो। क्या कैलकुलेट करते हैं हम, एटॉमिक रेशोज कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जरा लिख लेते हैं अपने पास सबसे पहले कि हमारे पास ये थर्ड स्टेप होगा और ये स्टेप है एटॉमिक रेशो का। तो एटॉमिक रेशोज में सबसे पहले हम दोनों एलिमेंट्स को साथ साथ रख लेते हैं भाई, कार्बन और हाइड्रोजन। चलो उसी तरफ करेंगे दोनों को। क्या करते हैं भाई, जो परसेंटेज आई थी, परसेंटेज जो आपने निकाली थी कार्बन की कितनी थी भाई 82.6, हाइड्रोजन की कितनी थी 17, डिवाइड करा दो इनके एटॉमिक मासेस से। व्हाट विल द आंसर वी गेट, यहां पर देखते हैं जरा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 82.6 को डिवाइड कराया 12 से, we'll get a thing which is 6.88 कार्बन, और यहां तो 17 ही आएगा, लाजमी बात है, हाइड्रोजन। अब ये एटॉमिक रेशियोज निकल चुके हैं। अब क्या निकल चुके हैं हमारे पास, एटॉमिक रेशियो। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट एटॉमिक रेशियो। तो आ जाओ अगला स्टेप बराबर में करेंगे, अगला स्टेप बिल्कुल, क्योंकि जगह बहुत है। तो अगला स्टेप करेंगे हम, यहाँ पे चौथा स्टेप होगा लीस्ट एटॉमिक रेशियो। आइए लीस्ट एटॉमिक रेशियोज की जानिब चलते हैं। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज दैट के हमने कार्बन को रखना है, हमने हाइड्रोजन को रखना है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू लाजमी बात है ये है 6.8। तो 6.8 वाली वैल्यू हमारे पास छोटी है, हमने इस वैल्यू को रख दिया और दोनों से डिवाइड करा दिया। 17 डिवाइडेड बाय 6.88। आप बिल्कुल अपने सामने देख रहे हैं कि जब मैंने इस 6.8 को इसी 6.8 से डिवाइड कराया, सो वी विल गेट एन आंसर विच इज द 1। और यहां पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमने 17 को डिवाइड कराया 6.88 से, सो वी विल गेट एन आंसर विच इज 2.47। मसाइल में फंस गए इस वक्त हम। 2.47, 7 को उड़ाता हूं, 7 अपने आगे वाले में एक नंबर ऐड करा जाएगा, ये था 4 7। राउंड ऑफ करने के लिए जब मैंने लास्ट डिजिट उड़ाना शुरू करा, क्योंकि ये 5 से बड़ा था, 7 था, तो अपने आगे वाले नंबर के अंदर 1 ऐड कराएगा और 4 क्या हो जाएगा 5। तो अब ये हो गया 2.5। क्या हो गया ये 2.5। अगर ये 2.5 हो गया है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक रूल लिखवाया था कि अगर पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएं तो राउंड ऑफ कर लो, और अगर 0.5 वैल्यू आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करा दो, तो करा दो मल्टीप्लाई बाय 2 भाई। यहाँ आंसर आ जाएगा 5, यहाँ आंसर आ जाएगा 2।
तो अब कार्बन क्या है 2, हाइड्रोजन क्या है 5। आ जाओ आ जाओ, आइए जरा देखते हैं अब हमने लीस्ट एटॉमिक रेशियो निकाल लिया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे अब अपने पास। एम्पेरिकल फॉर्मूला स्टेप नंबर 5 कहलाएगा। लाजमी बात है 4 तक जा चुके हैं। 5 एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। एलिमेंट्स पर प्लॉट करो। कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 5 हैं। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप चाह रहे हैं, वो तो करे कि रफ साइड पे कैलकुलेट करते हैं, मैं यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूं। ये हो गए 12 12 24, और 24 और 5 हो गए 29, तो ये आ गया 29 एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया भाई 29। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद क्या करते हैं? कल भी बताया था, सबसे पहली चीज कैलकुलेट करना है एन। क्या कैलकुलेट करना है? एन। आओ एन कैलकुलेट कर लेते हैं। छठा स्टेप, एन। एन का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या गिवन था? 58। पहले ही बता दिया गया था सवाल में, 58 रख दो, 58। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आया? 29। डिवाइड कराओगे आंसर आएगा 2। तो एन क्या आ गया मेरे बच्चों? एन आ गया है 2। एन क्या आ गया? एन आ गया है 2। तो अब हम आगे चलते हैं। एन के बाद आखिरी स्टेप, यानी कि अब ये जो सवाल में पूछा गया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे फाइंड आउट करने का टाइम आ चुका है। तो आइए जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड आउट कर लेते हैं। 7वां स्टेप है सवाल का। सवाल का 7वां स्टेप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So what's the formula for the molecular formula? The molecular formula is mean to be the empirical formula into n, या मैं ब्रैकेट बनाता हूं हमेशा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था मेरे पास? एम्पेरिकल फॉर्मूला था सेट C2H5। C2H5 ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2। दोनों जगह पे जाएगा, दोनों जगह पे फौरन से चला जाएगा, तो ये बन जाएगा C4H10। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो C4H10 will be the molecular formula for this question which we are solving of the year 2014 in your past papers। तो इससे पीछे 2014 से पीछे आपके पास मैं बता रहा हूँ 2013 फेलियर है, 2012 है और 2010 है। मैं देख लूं एक बार, सही है, सही है, सही है। 2013 फेलियर, 2012 और 2010, यानी कि 10, 12 और 13 फेलियर। ये 3 क्वेश्चन मुझे लास्ट वीक तक आपके कंप्लीट चाहिए। जो मैंने लास्ट वीक क्वेश्चंस दिए थे वो भी कंप्लीट कर लेना और ये भी कंप्लीट कर लेना, दोनों कंप्लीट चाहिए, लाजमी तौर पर बता रहा हूं मैं। सही है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।